अच्छा जी, ये हमारी डिस्कशन होने लगी है। जो पास्ट पेपर्स हैं उनको ज़रा नज़र मारें। ओवरऑल जो पेपर है वो किस तरह का है। अब ये देखें, IFRS 9 का सवाल है। परचेज़ किए हैं बॉन्ड्स। अब ऑब्वियसली 8 में से कुछ 4 नंबर तो बंदा ले सकता है, कुछ भी करके आ जाए 8 में से 4 नंबर बंदा ले सकता है। ये एथिक्स का सवाल है, इसमें से भी 3-4 नंबर तो बंदा ले सकता है। फिर IFRS 15 के सवाल में मैं ये नहीं कहूँगा कि आप 9 में से 3 लें 6 लें, आप ज़्यादा मार्क्स भी ले सकते हैं। ये डीकमीशनिंग का P&L बैलेंस शीट मांगा हुआ था। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट के डिस्क्लोजर थे। या तो 4-5 नंबर आएंगे या 0 नंबर आएंगे, ये डिपेंड करता है आपको याद है या नहीं। MCQs में आधा नंबर तो सारे ले ही लेते हैं, अगर ज़ाहिर बात है पढ़ा हो ऑब्वियसली। IFRS 16 हैं, तो ये क्लास में होमवर्क टेस्ट में आया था गोल्ड मेडल वाला सवाल। अब अगेन आधे आधे मार्क्स इसमें से इन चीज़ों में से लेने होते हैं, और कंसोलिडेशन में तो आधे से ज़्यादा भी आ जाते हैं लोगों के। बस ये IAS 12 का सवाल है, थ्योरी वाला। अब जो जो लोग इसकी रिक्वायरमेंट ही समझ के आए थे वो बेचारे फेल हो गए। कैरिंग अमाउंट टेक्स बेस निकाल के आगे डिस्कस करना भूल गए। तो सवाल की रिक्वायरमेंट समझनी होती है असल में। फिर अगेन अगली अटैम्प्ट में लीज का सवाल है 9 नंबर का। फिर ये वो सवाल है हमने IAS 38 का क्लास में डिस्कस किया था, वेबसाइट वाला। उसके बाद ये फाइनल अकाउंट का सवाल है, शेयर इशू वाला। ये वो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड टॉपिक्स के अंदर। उसके बाद ये सवाल है IFRS 9 वाला, जो शायद अभी मैंने डिस्कस किया नहीं, ये उससे पिछला वाला क्वेश्चन 5 है मेरे ख्याल से, ये या 4 है, जो भी है। ये MCQs हैं, और 15-15 नंबर के 3 सवाल आते हैं, 15, 16, 17, 18 नंबर के। बाकी फिर 8-8 नंबर के सवाल आते हैं। तो ये कंसोलिडेशन वाला है। ये उसके बाद IFRS 9 वाला है, ये जो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 13 है। और ये IAS 12 वाला है। तो अगेन अब यही चैलेंज होता है कि आखिरी टाइम तक लगे रहें और इनमें से आधे मार्क्स ले लें। एग्जामिनर कमेंट्स, 42% significant improvement compared to previous session, which were a large number of examiners attempted all questions, which contributed to overall increase in passing rate. बस ये सबसे बड़ी टिप एंड ट्रिक है कि जो रिक्वायर्ड टाइम होगा उसके बाद आपने सवाल को छोड़ देना है ताकि आप अगले सवाल की तरफ मूव कर जाएं। एडिशनली मैनी एग्जामिनर्स अचीव्ड हाई स्कोर्स विद मैक्सिमम ऑफ 91. Although some examiners who did not pass the exam performed well on few questions, they were unable to achieve satisfactory result on others. It is important to note that past papers can be helpful in preparing the exam, past papers, but they should not be relied upon exclusively. लेकिन सिर्फ वही कॉन्सेप्ट आने ज़रूरी नहीं है। एज द करंट एग्जाम मे कवर टॉपिक्स और वेरिएशंस दैट हैव नॉट बीन कवर्ड इन पास्ट पेपर। ज़ाहिर बात है, लेकिन सिलेबस में तो चीज़ होगी ना, पास्ट पेपर्स के अंदर नहीं है। तो जैसे कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम मैंने बताया था, अब वो पास्ट पेपर में नहीं आया हुआ, तो मे कवर टॉपिक्स दैट हैव नॉट बीन कवर्ड इन पास्ट पेपर्स। तो ये ये जो लेटेस्ट टर्म था, वाइल कैलकुलेटिंग फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉज नॉट taken into account, resulting in incorrect amount of fair values. Although examiners were able to identify threats and safeguards in the given scenario, many of them failed to explain how CFO actions may have breached fundamental principles. उसके बाद in contract number 1, examiners mistakenly believed that situation involved deferred consideration, even though consideration had already been received. वो सवाल में पैसे आज आ गए हुए थे, कहते हैं समझें कि 2 साल बाद आने हैं, तो यही नहीं पकड़ सके बच्चे। इन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 द रिसीवेबल वाज रिकॉर्डेड विद 96 मिलियन इंस्टेड ऑफ 100, मोर ओवर द एडजस्टमेंट रिकॉर्ड। ये अब आप कोई 1-2 अटैम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स देख सकते हैं पेपर को सामने रख के। अबाउट हाफ ऑफ द एग्जामिनर्स वर नॉट एबल टू अर्न एनी मार्क्स ऑन दिस क्वेश्चन। ये फाइनल अकाउंट वाला, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की हुई थी इसकी। और कंसोलिडेशन वाले सवाल में इन्वेस्टमेंट अदर देन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एसोसिएट वर नॉट प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। ये पास पेपर का क्वेश्चन 8 हमने आखिरी दिनों में किया था। शेयर प्रीमियम वॉज नॉट रिड्यूस बाय 40 मिलियन, एक रेक्टिफाइंग एंट्री थी। नो एडजस्टमेंट वर मेड इन लाइबिलिटीज़ को अपने हाल पे छोड़ दिया। अब इन कमेंट्स से हमें क्या फ़ायदा होना है, ये तो क्वेश्चन स्पेसिफिक हैं, कुछ जनरल कमेंट्स नहीं है। उसके बाद मार्किंग प्लान, पीपी की फ़िगर का 1 नंबर था, इंटेंजिबल्स की फ़िगर इंक्लूडिंग गुडविल के 4 नंबर थे, वर्किंग 7 के 3 नंबर थे, करंट एसेट्स का 1 नंबर था, कम एडजस्टमेंट्स होंगी, शेयर कैपिटल में कम एडजस्टमेंट्स होंगी, CRE के 5.5 नंबर थे, ज़्यादा एडजस्टमेंट्स होंगी, NCI में कम एडजस्टमेंट्स थी, 2 नंबर होंगे। तो ये मार्किंग स्कीम भी इसने बताई हुई है। बाकी IFRS 9 में अलग अलग इसने बताया हुआ है। कॉस्ट ऑफ वेबसाइट में कुछ चीज़ें शो करनी होंगी, फिर किन किन चीज़ों को कॉस्ट में नहीं शामिल करना, ये भी एक सवाल था, तो इसके इसने अलग मार्क्स रखे हुए हैं। द मार्किंग स्कीम इज़ गिवन एज गाइड, मार्कर्स ऑल्सो अवार्ड मार्क्स फॉर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस टू अ क्वेश्चन
एंड रेलिवेंट एंड वेल रीजन कमेंट्स एक्सप्लेनेशंस। तो ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें आपके सोल्यूशन से अगर डिफ़र कर रही हों लेकिन उसकी आपने कोई अच्छी अजम्पशन या लॉजिक दी हो तो कहते हैं उन चीज़ों को भी मैं देख रहा हूँ। मोर ओवर द अवेलेबल मार्क्स इन द आंसर मे एक्सीड द टोटल मार्क्स ऑफ क्वेश्चन। ये अक्सर होता है कि आई कैप ने 9 नंबर का सवाल रखा होता है लेकिन मार्किंग स्कीम में उसने 10 नंबर रखे होते हैं। ये हमेशा होता है ताकि बच्चे को ज़रा लिवरेज मिले। लेकिन अगर पूरा आप सही कर दें तो ऑब्वियसली फिर आपको 9 ही नंबर मिलते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी सही कर दें तो कई दफ़ा ऐसा होता है एक गलती होती है लेकिन फिर भी 9 नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि कोई एक नंबर वहाँ लूज़ हो रहा होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने नंबर 10-11 ही रखे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं मैं हर जगह से ऑनर कर रहा हूँ आपको। मैं नंबर 100 नंबर है लेकिन जब मैं चेक करना शुरू करता हूँ तो 110 में से मार्क्स आपको देता हूँ। तो वो जो मार्क्स आते हैं ना मैसेज में वो 110 से 112 में से होते हैं, वो 100 में से नहीं होते। यानी उनको प्रोपोर्शनेटली कम कर लिया जाए जिस किसी के मार्क्स आते हैं फर्दर। कह रहे वो मोर ओवर द फल, मोर ओवर, पता नहीं गप तो नहीं मार रहा होगा ना। और वो लोग कहते हैं गप है, वो लोग कहते हैं हम तो हत्तल वस्सा कोशिश करते हैं किसी तरह बच्चा पास हो जाए, बस उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होती। तो जनरल एंट्रीज हैं, इसमें डेबिट क्रेडिट आ रहा है और डेट डिस्क्रिप्शन आ रही है। नरेशन जब मांगे तो लिखते हैं, वरना आजकल उसने लिखनी बंद की हुई है नरेशन। ये जनरल एंट्रीज का पैटर्न हो गया। सीरियल नंबर तो लफ्ज़ गलत उससे डल गया, शायद डेट डलना था नंबर। डेट डिस्क्रिप्शन डेबिट क्रेडिट, इंसान है वो भी। एथिक्स का सवाल है। फाइनल एडवाइस यही है भाई कि आपने सवाल आखिरी दम तक करते रहने हैं और आपने इस चक्कर में नहीं पड़ना कि कोई बात अगर कहीं पे समझ नहीं आ रही तो कोई भी एजम्पशन लेके वहाँ पे आपने आगे निकल जाना है। तो सबसे पहले यही 8-8 नंबर वाले सवाल हैं, जल्दी जल्दी उनको कर लिया जाए जो आते हैं। बाकी बैलेंस शीट बनाते हुए देखें वो हेडिंग्स दे रहे हैं, नॉन करंट एसेट्स के अलग, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अलग, इक्विटी के अलग, और उनको प्रॉपरली शो कर रहे हैं। बाकी ये मर्ज़ी है आपके ख़र्चों में नेगेटिव साइन शो कर दें तो बेहतर है P&L बनाते हुए। क्या चीज़ एब्रीवेशंस उसने कहीं यूज़ नहीं की हुई, मुझे तो नहीं नज़र आ रही। वर्किंग्स में भी वो यूज़ नहीं करा। PV ऑफ थोड़ी बहुती चल। CRE NCI एक दफ़ा CRE का अकाउंट बना दो, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग लिख के ब्रैकेट में CRE लिख दो, कोई टी अकाउंट्स के अंदर CRE वगैरह लिख देना। रिवीजन प्लान कर लें तो मेजर चीज़ कवर हो जाएगी, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि आप रिवीजन प्लान की बजाय लेक्चर नोट्स की तरतीब से चलो, और फिर जो सवाल कोई रह जाए वो एक दफ़ा रिवीजन प्लान से कंपेयर कर लो कि वो सारे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं या नहीं कवर किए। बाकी ये साथ साथ आपको वर्किंग्स या लॉजिक देने की MCQs में ज़रूरत नहीं है अनलेस कि वो मांगे, असल मार्क्स आपके इसी के हैं। तो ये था कि उसने समझाया हुआ चीज़ को। बाकी कंसोलिडेशन में देख लें वो वर्किंग यूज़ करे एब्रीवेशंस या नहीं। फेस पे तो किसी भी सूरत में नहीं करा, वर्किंग 3 में देख लेते हैं जाके, वर्किंग 3 में भी यूज़ नहीं करा। बाकी पेरेंट सब्सिडरी के लिए क्योंकि सवाल के अंदर भी एब्रीवेशन यूज़ होती हैं तो वहाँ यूज़ कर रहे हैं। टी अकाउंट खोल के, टी अकाउंट तो नहीं खोल रहा, वो अंदर भी एब्रीवेशन यूज़ नहीं करा, और जो फिगर जहाँ से आ रही है वहाँ से रेफरेंस दे रहा है, तो इसलिए ये काम भी इसने किया हुआ है। अच्छा, अब आपके कुछ आंसर स्क्रिप्ट्स आपसे शेयर कर लेते हैं, ज़रा पॉज करो। तो मिल तो नहीं रही ये फाइल, 1 मिनट, TGG के नाम से। अच्छा ठीक है, ओके, बंद करो, मिल गई है। अच्छा जी, अच्छा अब गेन है, गेन को मैंने भाई लेस करना होता है। अब सिंपल सी चीज़ है, पेपर में गेन भी लेस नहीं किया जा रहा। उसके बाद ये एंट्री भाई ने कर दी, बायोलॉजिकल एसेट डेबिट, वर्किंग 1 से फिगर आ रही है, गुड है, ये भी अच्छी बात है, ये बता रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट 1 to 1 to 5, ठीक है, लेकिन इस एंट्री के अंदर वैसे कोई मसला था। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट इनकम इन्होंने डाली है और P&L डाला है। असल में ये FVTPL पे था, तो फिर इंटरेस्ट इनकम यहाँ नहीं डालनी थी। तो इसमें मैं देखता हूँ और कोई चीज़ ऐसे मिलती है। द एंटिटी शेल रिपोर्ट अ मेजर ऑफ टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट। मेरे भाई ये जो होते हैं ना नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन कंट्री ऑफ डोमिसाइल एंड फॉरेन कंट्री, ये शो करने होते हैं
तो इसने लिखा होता है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ फॉर ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। असल में कोई एक सवाल था जिसमें एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स के बारे में पूछा हुआ था, तो अब एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में वो ये बात लिख के आ गया। हालांकि एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में आपने बताना होता है कि पाकिस्तान की सेल कितनी है और बाहर के मुल्क की सेल कितनी है। और इसी तरह कंपनी शुड डिस्क्लोज मेजर कस्टमर नहीं, रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। तो ये स्टैंडर्ड के अंदर दी हुई बातें हैं जो वहाँ से भी लिख के आप सही नहीं आ रहे। तो एंटिटी शैल सेपरेटली डिस्क्लोज टोटल रेवेन्यू एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल नहीं, फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड इंटरनल कस्टमर्स। और शायद ये पॉइंट रिपीट भी किया हुआ है, 2 दफ़ा लिखा हुआ है। अच्छा, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया है, शेयर्स इशूड, कैश पेमेंट, कॉन्टिजेंट। हाँ, अब ये एंट्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, या मैंने पहले भी बताया, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब ये पूरी एंट्री अगर आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली सारा टाइम इसी के अंदर ज़ाया हो जाएगा। और वो तोबा, ये देखें, कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, दोनों का डिफरेंस। डायरेक्ट सवाल में सरप्लस दिया होगा ना, तो कैरिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू, भाई ये सरप्लस सीधा जाके आपने वर्किंग 1 में शो करना था बस, एसर डेबिट सरप्लस क्रेडिट, और उस सरप्लस के ऊपर आपने एसआरई में जाके डेफिनेशन कैलकुलेट कर देनी थी। अब इसके कोई मार्क्स होंगे, एसआरई डेबिट इंटेंजिबल क्रेडिट, और इसको अगर फेस पे ना लाए तो एग्जामिनर ने तो कोई जनरल एंट्री स्कीम नहीं हुई, उसने तो डायरेक्ट वो वर्किंग स्कीम ही है। तो अब ये देखें, कैरिंग वैल्यू और देखो ना, अगर तो कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू का डिफरेंस कोई निकालना होता फिर तो ठीक है, सवाल में डायरेक्ट सरप्लस दिया होगा, जो भी सवाल होगा जी। तो इसलिए डायरेक्ट आप लोगों को मैंने ये भी इजाज़त दी थी कि आप अगर चाहें, ये डायरेक्ट सरप्लस इसने लिखा हुआ है, अभी इसने कितनी मेहनत से वर्कआउट किया, हालांकि ये सवाल में गिवन था 20 और वर्किंग 8 में लिखा हुआ है कि मैं इसकी जनरल एंट्री करके आया हूँ। तो देयर इज़ नो नीड ऑफ दिस जनरल एंट्री, और एग्जामिनर कहेगा ये कैसे वर्कआउट किया, उधर जाके देखेगा तो एंट्री भी होगी। हाँ, अगर उसके अंदर उसने कोई 2 चीज़ों का डिफरेंस निकाला है, 21 वर्सेस 1 का 20, वो तो बात समझ आती है, लेकिन वो भी मैंने कहा था इधर ही कर दें, बीवी और फेयर वैल्यू का डिफरेंस, बजाय कि और कहीं जाके करें। तो इस तरह यू पीपल आर वेस्टिंग द टाइम। अब राइट ऑफ यूज डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट, ये पता नहीं कौन सी एंट्री दुनिया की निकली है, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट ही नहीं हुई, ये कोई लेसर भी है लेसी भी है साथ ही, ROU डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। तो पेपर देते हुए इतनी धुन में मगन हो जाते हैं, ये भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कि आगे फिर सारा इंटरेस्ट ही, इधर से खर्चा चल रहा है, इधर से लीज रिसीवेबल चल रहा है, वो अपना प्रोग्राम फुल चलाया हुआ है। इंसान है। अच्छा, अब सवाल में मांगी हुई एंट्रीज, और भाई ने यहाँ से शुरू कर दिया, फेस वैल्यू, परचेज प्राइस, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब सवाल में मांगी हुई एंट्रीज, ये कहाँ बताया हुआ ये वर्किंग है? नहीं, कहाँ बताया हुआ ये वर्किंग है? ये तो इसने ये भी नहीं बताया हुआ कि ये वर्किंग है। अगर पहले एंट्रीज तो वो नीचे होंगी ना, तो इसको वर्किंग लिखना चाहिए था और इसको नीचे शिफ्ट करना चाहिए था। उसके बाद फिर वर्किंग 2 भी पता नहीं, अब ये वर्किंग 2 है, फिर अब जनरल एंट्रीज शुरू हो गई हैं सवाल में चलते चलते, जनरल एंट्रीज शुरू हो गई हैं। 2015 की एंट्री सवाल में मांगी नहीं हुई, वो की हुई है, सवाल में 2016 की एंट्रीज मांगी हुई थी, बरकत के लिए 2015 की भी की हुई है। अब ये कोई पता नहीं चला कौन सा पार्ट चल रहा है, शायद अगला पार्ट सवाल में शुरू हो गया हो, तो चलते चलते उसका टी काउंट बनाने लगे हैं। अब ना वर्किंग 2 लिखे है, ना वर्किंग 3 लिखे है, ना कोई इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर, शेयर, सब इकट्ठे ठोकू प्रोग्राम, ये परचेज डिबेंचर्स इन कंपनी है। अब कहीं पता नहीं चल रहा कहाँ सवाल की रिक्वायरमेंट है और कहाँ वर्किंग चल रही है, नीचे जनरल एंट्रीज कर दी हुई हैं। क्या चीज़? ये हिडन है आइडेंटिटी बच्चों की। नंबरों में क्या रखा है, हम तो नंबर के बगैर वाली चीज़ें पसंद करते हैं। अब ये देखो, ये वही सवाल एक एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर थे, अब इसने स्टैंडर्ड की लैंग्वेज यूज़ नहीं की। ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल सेगमेंट्स, डज नॉट शो एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर, कोई गलतियाँ होंगी, डज नॉट शो जियोग्राफिकल वाइज सेल, अब वो स्टैंडर्ड की वर्डिंग यूज़ नहीं की हुई, डज नॉट गिव डिस्क्लोजर अबाउट मेजर कस्टमर, एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर, वो स्टैंडर्ड खोल के वहाँ से हेडिंग लिखी जा सकती थी, आउटसाइड कंट्री के डिस्क्लोजर नहीं है। तो एक्सप्लेन इन द लैंग्वेज ऑफ लॉ, IFRS की लैंग्वेज यूज़ करें।
बजाय के अपनी। अब ये इंट एक्स, ये जी पेपर में एग्जामिनर लाइव जा रहा है ये बच्चा, इंट एक्स डेबिट करके, तो क्योंकि हमने भी क्लास में डेप लिखा होगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेप। अब ये देखें इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स की डेट्स डाली जा रही हैं। भाई इतना टाइम कहाँ होगा, ये तो एक वर्किंग है जिसमें ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन लेके फेयर वैल्यू गेन लॉस निकालना है। अब अगर आप एंट्रीज भी लिखें और ये सारी चीज़ें लिखें तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। और अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन होता तो क्लास की तरह फेयर वैल्यू रिजर्व, बैलेंसिंग, OCI, गेन, अब इधर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो एंट्री के अंदर आप लोगों ने कर देना है सब कुछ। तो इधर सिर्फ अगर आप P&L या कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ गेन भी लिख देंगे तो अगले को समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से तो शायद गेन भी ना लिखें, बस बैलेंसिंग निकालने काफ़ी है। वर्सेज वाली कैलकुलेशन ही आप कर रहे हैं ना। अच्छा जी, शुक्र है ये बाद में याद आ गया, कंसोलिडेटेड है लेकिन उसका डी भूल गया। पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड, गुड बच्चा तो काम का है। अच्छा ये ना बीच में इसको पीस शेयर ऑफ एस डिविडेंड याद आया, बाद में याद आया कि TCI भी थी, तो ये TCI की एट्रीब्यूशन उसने बाद में किया, दरमियान में वर्किंग ठोक दी है, तो ये वर्किंग में शो करना चाहिए था इसको। तो जहाँ जो दिल चाहते हैं वहाँ ठोक देते हैं। एडजस्टमेंट अकाउंट बन रहा है जी सरकार, एडजस्टमेंट अकाउंट, गुडविल भी निकल आई, ठीक है चलें। हाँ इसको कहते हैं बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अगर ये फिगर सही है इसकी, और इसको कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इन दोनों का डिफरेंस सरप्लस होता है, यानी अगर सरप्लस डाल के बात करो तो वो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। अब ये देखें कंसोलिडेशन में वही 20 रुपये, वो जो एंट्रीज कर रहा है बच्चा वही 20 रुपये। अब ये गिवन है 20 रुपये सवाल में, उसकी एंट्रीज करके सरकार चला रही हैं और कुछ सरकारें सो रहे हैं। आइडेंटिटी इज हिडन। एनिमल बायोलॉजिकल एसेट लिखे ना लफ्स, एनिमल तो अभी किसी ने जज्बात में आया, किसी ने जानवर लिख देना है। जो जो टर्मिनोलॉजीज क्लास में हम यूज करें वो करनी है ना, एनिमल तो नहीं यूज करना। क्या बायोलॉजिकल एसेट आना था ना, एनिमल तो नहीं आना था। बफेलो, अच्छा जी, फ्लॉक ऑफ शीप, यानी बैलेंस शीट में उसका नाम ही कर दिया रेवर्ड ऑफ शीप। हालांकि बैलेंस शीट में तो बायोलॉजिकल एसेट लफ्ज आना है, उसका रेवर्ड लफ्ज इतना पसंद आया कि बैलेंस शीट में भी और न्यू बॉर्न शीप, ये इजाजत थी कि शीप के साथ इमेच्योर लिख देते, ये तो शायद कुछ इजाजत थी। अच्छा जी, ये पता नहीं करंट एसेट लिख के इसने खुद काटे हैं, फिर इसको एसेट लिखा है, फिर इसने फिर दोबारा नॉन करंट लिख के नॉन को काटा है, और फिर एसेट या नॉन करंट, नॉन करंट भी नहीं लिखना पसंद किया। अच्छा मैंगो ट्री तो पीपी होते हैं। अब देखना पड़ेगा सवाल में क्या सिनेरियो चल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी हिडन हो गई है। मशीन डेबिट ROU की जगह मशीन आई। ये एक एंट्री बनाई है, रेंटल इनकम डेबिट, रेंटल एक्सपेंस क्रेडिट। इनकम कम हो रही है, एक्सपेंस भी कम हो रहा है। आया कमाया की, ये इसको पता चलता होगा वर्किंग कहाँ चल रही है। और इंस्टॉलेशन जरा अब ये देखें, ये CTDT चल रहा है, हालांकि CTDT नहीं चलना चाहिए, ये करंट टैक्स एक्सपेंस और भाई ये नोट तो मांगे उसने सवाल में, अब बेड लिमिटेड तो लिख दिए इसने नोट्स एज ऑन है भाई, सुभान अल्लाह, नोट्स एज ऑन है, PBT। सोल्ड प्रोडक्ट्स, कैरिंग अमाउंट निकालते हैं, सोल्ड प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री लिखना था, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या लिखना था। सोल्ड प्रोडक्ट्स को एसेट, सोल्ड प्रोडक्ट एसेट होती है, लायबिलिटी होती है, पता नहीं सोल्ड प्रोडक्ट्स कहाँ से लफ्ज़ निकाला इन्होंने। इंटरेस्ट डेबिट, लोन क्रेडिट, लोन डेबिट, कैश क्रेडिट।
हाँ अभी सवाल देखना पड़ेगा इसमें क्या मसला है, आगे चलें। इन्वेंट्री का लस यूज़ करें, ठीक है, स्टॉक का लस यूज़ करिए। CRE पूरा लस यूज़ करें, CRE सॉरी, अच्छा CRE SRE रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि P&L का सवाल था। बरकत के लिए जो डाटा अवेलेबल था उन्होंने यूज़ कर लिया। आगे वर्किंग 5 ही किया है इन्होंने, कुछ नहीं किया 2 3 4 में, हमारे पे ही रहे हैं 2 3 4 नहीं किया ना कुछ, डायरेक्ट बस 5 में ही आ गए हैं और इसका कैरी डाउन भी नहीं निकाला। हालांकि कैरी डाउन निकाल के फेस पे ले जाते तो कम से कम उसके मार्क्स इनको मिल जाते। ये भी डिबेंचर इशूड फेस वैल्यू इशूड प्राइस, अच्छा फेस वैल्यू इशूड प्राइस ROU डेबिट, भाई राइट ऑफ यूज डेबिट लिखें पूरा, राइट ऑफ यूज डेबिट। बस ना, अच्छा इसने क्या किया है? हाँ ये यार नोट का नंबर तो देना, 7.1 7.2 रिकॉन्सिलिएशन, हाँ हाँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टू टैक्स, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस लफ्ज़ है, करंट टैक्स, करंट वो देख लेना जो किताब में लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशन आप देख लो उसमें किताब में साथ साथ जो जो चल रही है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, क्या ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट आप इसने मेरे ख्याल से निकाला होगा वर्किंग में, ये लिख सकता था, गलत फिगर ही लिख देता लेकिन कम से कम एग्जामिनर उसको ऑनर तो करता ना। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट ये कहीं निकाला होगा इसने, कोई ना कोई गलत फिगर ही निकाल के लिखा था लेकिन लिखता तो सही, ऐसे इजी मार्क्स तो लूज ना करे ना। CL's शेयर ऑफ TL's प्रॉफिट, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट की जगह CL's शेयर्स ऑफ TL's प्रॉफिट, अब अपनी तरफ से लफ्स निकाले जा रहे हैं। TCI एट्रीब्यूटेबल टू, अब NCI पूरा लिख लेना, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। और यार ये एलोकेशन क्यों नहीं हो सकती, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, गलत प्रॉफिट्स की बेस पे एलोकेशन करके हैं इसका अब इसने 0.25 मार्क्स रखा होगा तो आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि जो प्रॉफिट्स गलत हैं उनकी बेस के ऊपर तो आपको मार्क्स मिलेंगे ना। तो ये वाली चीजें आप छोड़ के आ रहे हैं। अच्छा मॉग इंशाल्लाह 10 दिनों में उम्मीदें मिल जाएंगे। अच्छा ये क्या कहते हैं, अब देखें कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ के साथ इकट्ठी हो सकती है। अब क्या मतलब, कोई इंटेंजिबल भी खरीदा हुआ है किसी बिजनेसमैन ने और बायोलॉजिकल एसेट भी खरीदा हुआ है, इसमें क्या परेशानी वाली बात है, ठीक है। और वो बायोलॉजिकल एसेट आपने फॉरेन करेंसी में पेमेंट करके ख़रीदा हुआ है, तो इसमें क्या मसला है, अब कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी किसी भी चीज़ के साथ इकट्ठी होकर आ सकती है, इसमें कैसी परेशानी वाली क्या बात है। तो बायोलॉजिकल एसेट्स की अगर आपको कैरिंग अमाउंट आती है तो टैक्स बेस निकालने का वो तरीका बता देगा। हो सकता है कैरिंग अमाउंट बायोलॉजिकल एसेट की हो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, और इसकी टैक्स बेस हो कॉस्ट, टैक्स वाले कहीं हम इसे कॉस्ट पे ही रखते हैं, तो उनका डिफरेंस निकाल के इसको कर लें। और फिर क्या करना होगा, जो चीज़ अकाउंटिंग वालों ने खर्चे या इनकम में डाल दिया उसे उल्टाना होगा, और टैक्स वालों ने कॉस्ट पे ही रखा हुआ है, तो अगर टैक्स वालों ने कोई और चीज़ खर्चे में डालने को कह रहे हैं वो डाल देंगे, नहीं डालनी तो नहीं डालेंगे। तो इसमें तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, IAS 12 तो किसी के साथ भी आ सकता है। बाकी अब हमारा जो जुमे को इंशाल्लाह मैंने बताया कि आधे घंटे के लिए हम मिलेंगे ऑनलाइन। और आखिरी बात आपसे अब ये करनी है कि जी ये क्या, ये मैं देख लूँगा ना, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगा ये। अब नमाज के बाद हम फिर करेंगे जी, पहले मेरे ख्याल से ये MCQs IFRS 15 के और फाइनल अकाउंट की कर लेंगे, 10-10 मिनट इस पर लगेंगे, फिर 15-15 मिनट ये 2 सवाल हैं इनके ऊपर लग जाएंगे। नहीं पूरा तो नहीं, बस कुछ एडजस्टमेंट्स ही डिस्कस करनी है। बाकी ये वाला लेक्चर ऑप्शनल है, ले पास पेपर वाला और अजीब पांका वाला सवाल आपकी मर्ज़ी है, करना हुआ कर लीजिएगा, नहीं करना हो ना कीजिएगा। अब लिमिट ही होती है ना चीज़ों की, और MCQs की डिस्कशन ले लीजिएगा, वो तो लेनी चाहिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह 5:30 बजे रिज्यूम करते हैं।
इंशाअल्लाह।